बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं हसन लियाकत और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे, चाहे वो नाश्ते की टेबल पे हों या फिर अपने बेड पे लेटे हमें देख रहे हों, जिम्स में ऑफिस में हो, दफातर में हों, स्कूल्स में हों, स्कूल्स के दफातर में, मतलब स्कूल्स में तो डेफिनेटली आप एबीएन न्यूज़ नहीं देख सकते। आप सबको एबीएन में खुश आमदीद कहते हैं, सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। और निम्रा और मैं यहाँ पे बैठ के आज आपको बहुत सारी स्टोरीज भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। निम्रा, मुझे ये बताइए कि तालीम किसी भी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है? आई थिंक सो कि तालीम ही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को किसी हैवान से जो चीज़ फ़र्क पैदा जो करती है वो तालीम ही होती है, और यही फ़र्क होता है शायद। अगर पाकिस्तानी माशरे में किसी नौजवान को आपने इम्प्रेस करना हो या उसको बताना हो कि तालीम क्यों ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं उसको यही बताने की कोशिश करूंगी कि ये तालीम की इंपॉर्टेंस, जाहिर है वैसे जो लोग खुद थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही उसने किसी किस्म की भी तालीम, चाहे वो दुनियावी है दीनी है, अगर नहीं हासिल की, तो हम अपने जो हमारा अंदाजे बयां होगा या हमारा रहन सहन होगा, हमारी जिंदगी गुजारने का अमल होगा, सबसे पहले तो अपनी बात से उनको मुतासर करने की कोशिश करेंगे, फिर उनको इसके जरिए बताएंगे कि तालीम की अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और निम्रा, ये इस वजह से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था एक बुक में रॉबर्ट मुगाबे को, जो कि जिम्बाब्वे के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं और बड़े ही इनकलाबी लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तालीम जो इस मुआशरे में एक मुआशरे की बात की, वो मुआशरा शायद उस वक्त जिम्बाब्वे का मुआशरा भी ऐसा था, आज पाकिस्तान का मुआशरा भी ऐसा है कि किसको आप किसी नौजवान को तालीम की तरफ मुतासिब किस तरह करेंगे कि जब वहाँ पे तालीम याफ्ता लोग गरीब होंगे और मुजरिम अमीर होंगे। अब मुझे बताइए, जिनके पास डिग्रीज हैं वो गरीब होंगे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पाकिस्तान की बात की है। ये जिम्बाब्वे के हम लोग सुबह के टाइम नाज़रीन को ना उम्मीद नहीं कर रहे या परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन एकदम से आपने ये बात की, ये मिसाल दी, तो मुझे मेरे जहन में ऐसे आया जैसे किसी ने पाकिस्तान की बात की है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा, डिसअपॉइंटमेंट हमारा कोई मकसद नहीं होता फैलाना या कोई पेसिमिज्म की तरफ जाना। यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये कि फिर हमारे लिए लम्हा फिक्री और उन चीजों को इम्प्रूव किया जाए। इसी वजह से तो पहले मैंने आपसे पूछा ना कि तालीम की क्या अहमियत है। आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको मुगाबे की बात सुनाई। भाई, हमारा तो पाकिस्तान में हालात गड़बड़ है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में तो हमारे हालात थोड़े गड़बड़ है, अल्लाह माफ करे। आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरे ख्याल में अब हमारे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो आपके साथ शेयर करें। अब अगेन व्हाट डू यू वांट मी टू डू, कि मैं पहली खबर जो है वो शेयर करूं। ही इज वेरी स्मार्ट बाय द वे, क्योंकि ये खबर इतनी कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, वो खबर ये है जी कि आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में फी यूनिट रिलीफ को 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पर 3 नई शराइत आयद कर दी। IMF की जानिब से आयद की गई ये जो नई शराइत है, उनके 22 पंजाब हुकूमत की जानिब से जो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का ये जो मंसूबा है वो भी खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, इस पे एक और जो रिसेंट अपडेट मैंने देखी थी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी तक कोई दस्तावेजी अमल ये नहीं हुआ। बहरहाल ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि IMF जो है वो ये डिमांड करेगा। बिल्कुल ऐसी है। और इतनी अच्छी खबर आप बता रही हैं कि एक तरफ पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ से IMF उनको रोक रही है। हाँ। और आप ये कह रही है कि अच्छी खबर नहीं है। ये अच्छी खबर हमारी इकोनॉमी के लिए हो सकती है, जिस तरह IMF सोच रही है, लेकिन पंजाब के उन घरों के लिए नहीं हो सकती जो कि 500 यूनिट बिजली यूज करते हैं। वैसे आम घर में, छोटे घर में 500 यूनिट बिजली यूज नहीं होती। देखिए, रिलीफ खत्म होके हम कर्ज लेंगे किसी मुल्क से, तो अब अवाम जो है वो तो बेचारे ये देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। ये स्टोरी एक बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है। गुर्बत के बावजूद तालीम के शौक की एक बेहतरीन मिसाल है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि गुर्बत थी, इसकी वजह से हम तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, हमारे हालात ठीक नहीं थे, फैमिली के हालात ठीक नहीं थे, हम शुरू में बड़ी मुश्किलात का शिकार थे, तो इस वजह से हमने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक कमसिन लड़के की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहा है और इस वीडियो ने लोगों के दिलों को छुआ है। और मैं समझता हूं कि ये एक ट्रेडमार्क होना चाहिए इस वीडियो को। इस वीडियो को हर स्कूल में चलाना चाहिए, हर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में चलाना चाहिए, बच्चों को और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखें, ये जज्बा और ये लगन आप सब में इसी तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी, जैसे हम एलीट की अभी बात कर रहे थे,
तो वहां पे एक एक महीने के लाख लाख रुपया भी एक बच्चे के ऊपर जो है वो खर्च हो रहा है। उसके बावजूद वो पढ़ाई से या तालीम का जो असल मकसद है शऊर हासिल करना, उससे उनका वो लगाव नहीं होता, क्योंकि उनको अवेयरनेस हम लोग उस तरह नहीं देते। हम बस उनको मुआशरे में स्टैंड करने के लिए शायद स्कूल्स वगैरह में भेज देते हैं। तो ये वीडियो जो है उन अपने सब बच्चों को हम लोग दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतनी मजबूर दुनिया है और उसके बावजूद वो तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास वसाइल है तो आपको तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। देखिए 7 से लोग गुजर रहे हैं और बच्चा पढ़ाई में, उसको कोई पता नहीं है। दैट्स द पैशन, दैट्स द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया पूरी के लिए ये एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए जिस तरह की ट्रूली इज एन इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली। यप। अच्छा जी, एक और स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अच्छी स्टोरी है ये भी। अच्छी स्टोरी कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल मुआशी मुश्किलात जो होते हैं ना वो इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर नहीं करते। जैसे अभी पिछली स्टोरी में आप देखें कि मुआशी मुश्किलात ही है ना कि बच्चा स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकता, सड़क किनारे बैठ के खुद से पढ़ रहा है, कोई टीचर नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। खैर कहानी अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये एक ऐसी औरत की है जो कुव्वत इरादी और जो हौसला आप उनका कह सकते हैं कि ये इस हौसले और इस जज्बे के जरिए मुश्किलात का सामना करते हुए ज़िंदगी की जंग लड़ रही हैं। और ये खातून अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ रेडी पर फल बेचकर अपने ख़ानदान का पेट पालती हैं। और इनकी जो मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात पर्टिकुलरली, उनके बावजूद अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए वो मेहनत कर रही हैं। ये वीडियो किसी ने इनकी बनाई और आप देख सकते हैं कि बायर इनके पास जा रहा है और वो फ्रूट्स वगैरह सेल कर रही हैं, अपने घर की कफालत कर रही है। मतलब आप देखें कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ख्वातीन एम्पावर्ड नहीं है, ये असल में वुमेन एम्पावरमेंट है। हमारी ख्वातीन पूरे घरों की कफालत करती हैं, जिम्मेदारी उठाती हैं और हमें वैसे चाहिए कि इस तरह की ख्वातीन को जरूर सपोर्ट करें। असल में इनकी सपोर्ट करना बनता है। बिल्कुल ऐसी है और ये भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे मुआशरे के लिए कि आपने घबराना नहीं है, मेहनत चाहे हालात किसी भी तरह के हो जाएं। आपने ये मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो चुकी है, हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि आपने अपना जो हिस्सा है उसको जरूर डालना है, चाहे वो छोटे तर्ज का हो या बड़े तर्ज का हो, छोटी एफर्ट हो बड़ी एफर्ट हो, आपने जरूर डालनी है। आगे बढ़ते हैं जी। और अब मेरे पास जो स्टोरी है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही खतरे की अलामत है। सरकारी मुलाजमीन हो जाइए होशियार, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के लिए अब हुकूमत ने एक नया SRO जारी किया है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर जो सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त के हुकूमती दस्तावेजात या इस तरह की चीज़ें शेयर करते थे, अब उनको इजाज़त तलब करनी होगी सरकार से। और सरकारी मुलाजमीन को बगैर इजाज़त की कोई भी चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की या उसके ऊपर उसके ऊपर इजहार ख्याल करने की कोई इजाज़त नहीं है। सरकारी मुलाजमीन पर यह पाबंदी है कि वो हुकूमत की पॉलिसियों, फैसलों या कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ कोई बयान ना दें और हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने वाली जो मालूमात हैं उनको ना फैलाएं। और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये अब मेरे ख्याल में जो हसनैन लड़के हुआ करते थे वो जो रिश्ते के लिए पूछा करते थे, लड़के की सरकारी नौकरी है तो रिश्ता दे देंगे। मेरे ख्याल में अब जो मुश्किलात इनके लिए बढ़ती जा रही हैं, अब कोई सरकारी रिश्ते का नहीं पूछेगा। वो खबरों की नहीं देखेंगे, वो तो पैसे देखते हैं, वो पैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी कितनी है, पैसे कितने हैं। मुश्किल देख रहे हैं कि आप सरकारी मुलाजमीन जो सोशल मीडिया भी यूज नहीं कर सकेंगे अब बेचारे। कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे इस तरह की चीजें वायरल नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी निजी महफिल पे बैठिए। सरकारी मुलाजमीन आपको पता है उनके पास टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, काम ना करने के वो पैसे लेते हैं और काम करने के वो क्या लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन के मेरे ख्याल में रिश्ते थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। उनका तो सोशल मीडिया सोचिए अकाउंट ही नहीं हो। आजकल तो आप सबसे पहले रिश्ता आता है ना तो आप कहते हैं लड़के का अकाउंट के लड़की का अकाउंट शेयर कर दें, तो वो कहेंगे भाई वो तो सरकारी मुलाजिम है, वो तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी न्यू फॉर अस। खैर आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और खबर शेयर करती चलूं कि पाकिस्तान की समुद्री दिफाई ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। मुबारक हो हम सबको। पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करते हुए रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हाल ही में 2 नए जंगी बहरी जहाजों को बहरी बेड़े में शामिल किया गया। कंग्रेचुलेशंस, आपको भी मुबारक हो। आपको भी। मेरे तमाम तर पाकिस्तानियों को, मेरे पाकिस्तानी आप सबको मुबारक हो। और ये वैसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है इससे लेस है ये जहाज, और समुद्री हुदूद की हिफाजत में ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। और दुश्मन के किसी भी मुमकिना गलत जज्बे को, गलत इरादे का मौसर अंदाज में जवाब देने के मजीद काबिल हो चुके हैं। हम पहले से भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी हम ज्यादा मुतहर्रिक नजर आएंगे आपको। अच्छा, इसमें स्टोरी मेरे लिए ये है कि जो इदारे हमारे प्रॉपर इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, एज ए इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। इम्प्रॉपर इदारे भी हमारे यहाँ है ना, आपके सरकारी इदारे जो कि काम नहीं करते, लेकिन जिस तरह आर्मी है, उसके अलावा नेवी है, एयरफोर्स है,
वो क्योंकि अपना काम साथ साथ कर रहे हैं। मुल्क की मुश्किल हालात हैं, मुआशी हालात मुश्किल हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इदारे कहीं ना कहीं पे ऐड ऑन कर रहे हैं। कोई बहरी जहाज ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई दिफाई टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमने निब्रा, ये क्रेडिट हमें जाता है एबीएन न्यूज को कि हमने ये स्टोरी तकरीबन 3-4 दफा शेयर की और इसके ऊपर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है उसे भी मौकफ लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौकफ देने से कासिर थे। वन लिंक के साथ मुख्तलिफ बैंकों के कनेक्टिविटी में खलल की वजह से सारिफीन को एटीएम से रकम निकलवाने में मुश्किलात का सामना है। फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि ये वन लिंक की कनेक्टिविटी का इशू है। पहले तो हमें ये शायद बताया जा रहा था कि सबमरीन कोई तार को कट कर गई या फिर समुद्री कोई जानवर आया वो तार को कट कर गई, लेकिन जिससे कभी-कभी शार्क आती है, वो मसाइल हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं जिससे ऑनलाइन पैसों की मुंतकिली भी मुतासिर हुई है और वन लिंक के हुक्काम ने अब जाके सारिफीन को यकीनदानी करवाई कि इस मसले को हल किया जाएगा। अगस्त में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने एटीएम बंद होने की अफवाहों को रद्द किया। हमने ही बल्कि ये खबर शेयर भी की थी। और पहले वो बंद होने की खबर आई, फिर हमने कहा कि वो पीटीओ तो भाई बता रहा है कि ये अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और मालियाती शोबे में एलडीआई नेटवर्क से मुतालिक कोई मसला नहीं था, ये पीटीए का ने अब कहा है मौकफ था। जी, और उस वक्त उनका मौकफ ये था कि कुछ सबमरीन आके आपकी तार कट कर गई, कोई शार्क आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अब जाके इतने अरसे बाद उनको ये मसला समझ आया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और चीन की तरफ भी बढ़ते हैं और आपके साथ एक और शॉर्ट स्टोरी शेयर करती चलूं कि चीन की जानिब से सीपैक की तरक्की और पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया गया। अच्छी बात है। अच्छा, वैसे चीन के सदर जो हैं, आई गेस सो नेक्स्ट मंथ वो पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, मैंने अभी पढ़ा और मेरे जहन से स्किप हो गया कि सदर कितने दिन के लिए आ रहे। खैर जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों, खुसूसन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर जो हमारी इंडस्ट्री है वो, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा गौर किया जा रहा है। ताउन चीन के साथ मिलकर बढ़ाने पे कुछ बातचीत हो रही है और उन्होंने चीनी सफ़ीर जो हैं उनसे मुलाकात भी की। पाक चीन दोस्ती को इलाकाई और आलमी अमन व तरक्की के लिए अहम करार दिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चीन की जानिब से सीपैक की तरक्की और पाकिस्तान की गैर मशरूत जो हिमायत है उसको बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया और बल्कि उसको सराहा भी है जो हिमायत है चीन की हमारे पाकिस्तान के लिए। तो ये तो एक अच्छी बात है। वैसे चीन के साथ हमारे मुझे एक मजा आ रहा है जब आप शेयर कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो चीनी प्राइम मिनिस्टर हैं, चीनी प्रेसिडेंट हैं, उनके सफीर है ना, इनके पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में भी कुछ नाम होने चाहिए क्योंकि नाम इनके इतने मुश्किल होते हैं। शी जिनपिंग, जियांगिंग पिंग, ठीक है, इस तरह के नाम होते हैं। तो पाकिस्तान में ना इनको कोई स्पेसिफिक नाम देने चाहिए और उन नामों के साथ ही जो है तमाम मोहम्मद इब्राहिम रख देते हैं नाम, फिर उनके सदर कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है, मोहम्मद इब्राहिम पाकिस्तान का दौरा करने लगे अनकरीब। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे, लेकिन वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीखी शिकस्त के हवाले से। स्टे विद अस। ओह नो। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हसनैन जब ब्रेक लेने लगे थे ही वाज लाइक कि हम जब वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की तारीखी शिकस्त के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेक में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या ही वक्त आ गया जहां पे हम तारीखी के साथ स्माइल के साथ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मैंने उनसे कोई अपनी टीम से भी एक्सपेक्टेशंस और वाबस्ता ही नहीं की थी। खैर, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि हमें तारीखी के साथ शिकस्त का वर्ड यूज करना पड़ा है। कितना ही अच्छा होता अगर हम कहते तारीखी जीत। खैर, बांग्लादेश जीत तारीखी ना होती क्योंकि बांग्लादेश को हराना था। हाँ, नहीं वैसे अगर ओवरऑल बांग्लादेश के अलावा तो तारीखी होती ना। अब हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि तारीखी शिकस्त हो रही है हमें बार बार। वो भी बांग्लादेश ने पहली बार जी टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है हमें। दूसरे टेस्ट में 185 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम जो है हमारी, और मजे की बात यह कि मेहमान टीम भी साथ कह रही हूं मैं, 4 विकेट्स के नुकसान पर हदफ हासिल किया उन्होंने। बांग्लादेश की सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तारीख में दूसरी मरतबा अपनी ही सरजमीन पर, मतलब पाकिस्तान में ही, होम ग्राउंड पर ही हरीफ के हाथों व्हाइट वॉश जो हम हुए। और बांग्लादेश ने
दोनों मैचेस बाआसानी जीते, ये वर्ड भी प्लीज गौर कीजिएगा, बाआसानी। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी हवाले से बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पिछली 3 दहाइयों से आप इनको देख रहे हैं, जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में तनज़्ज़ुली का सफर पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं और अब ये 9वां टेस्ट मैच है जो हम हार चुके हैं। इनकी असल वजूहात क्या नजर आ रही हैं आपको? कहां पे हम लैग कर रहे हैं? नसीम साहब की आई थिंक ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। नसीम भाई, आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है, वी गोना सेट दैट इशू और उसके बाद वापस आते हैं। नसीम भाई की ऑडियो का इशू आ रहा है, जरा ऑडियो सेट कर लें। और तारीखी शिकस्त पे मेरा ख्याल है कि ऑडियो भी शर्मा आ गई, उसने कहा कि नसीम भाई गुस्से में होंगे तो नसीम भाई की ऑडियो को दूर रखा जाए। सही बात। अच्छा, गुस्सा भी शायद हम लोग सब अवाम इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस से, नॉट ओनली परफॉर्मेंस। तो हम लोगों को ना अब, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमने उम्मीदें ही नहीं जोड़ी अब इनसे, हम इतने थक चुके हैं इनको चांसेस भी दे के। और जो मसाइल है ना, हंसते ना, अगर वो हमारी टीम की कमजोरी के होते तो हमारी पूरी आवाम जरूर सपोर्ट करती टीम को, लेकिन हमें पता है असल में कि मसाइल जो है ना वो मेरिट ना होने के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, वो दीगर नाइंसाफियों की वजह से हमारी टीम की हालत हुई है। तो अब आवाम सिर्फ दुखी नहीं है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। अच्छा, आपको ना, क्योंकि आप तो मैच देखती हैं, उसके ऊपर एनालिसिस भी करती है, लेकिन हम क्योंकि इस तमाम तर पॉलिटिक्स में, इस क्रिकेट में, उसकी दस्त में जो है ना हम गुम हैं। सो ये जो तमाम तर चीजें हुई ना, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के बाद भी कोई सर्जरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो बयानात की हद तक ये चीजें एग्जैक्टली तमाम तर मामलात को हमने साइडलाइन पे कर दिया। बेसिकली हमारा क्रिकेट बोर्ड सोच ये रहा था कि हम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतेंगे, 2-0 से वाह हो जाएगी, उसके बाद सब वर्ल्ड कप को भूल जाएंगे। लेकिन वो क्या कहते होते, किसी की आ भी लगती है, किसी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की भी आ लगती है जिसको आप टीम से ड्रॉप करते हो डेफिनेटली। आ के अलावा देखें। अच्छा नसीम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी नसीम भाई, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, काइंडली इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। नसीम भाई की ऑडियो नहीं आ रही, थोड़ी कम है, तो आई थिंक ऑडियो थोड़ी सी आ रही है, वैसा थोड़ा सा कम आ रही है, सही कह रही हैं। हाँ जी, ऑडियो कम आ रही थी। सो आप क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इनकी जो देखिए थिंकिंग ये थी कि हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतेंगे और उसके बाद वाह हो जाएगी, सब भूल जाएंगे कि हमने अमेरिका के खिलाफ क्या किया, हमने कनाडा के खिलाफ क्या किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुदरत की लाठी और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। उसने आके हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी जब शिकस्त दी तो हमारे सारे का सारा बांडा फूट गया। बांग्लादेश है, मतलब मुझे याद जहां से मैं अभी अपने वो मेमोरीज को जो है वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई क्या क्या चल रहा है दिमाग में, तो हम लोग तो हारते जा रहे हैं, बुरी तरह से हमारी परफॉर्मेंसेज सामने आती हैं, हमारी टीम में कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है या वो यूनिटी नहीं हमें नजर आती है। नसीम भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम भाई, सवाल आपने सुन लिया था, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था वीडियो लिंक पे, तो आप फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट मजमूई तौर पे डिक्लाइन पे जा रही है, जो इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? भाई वजूहात तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप हमारी को होस्ट को कह रहे थे कि जब वो बात कर रही थी कि आप इस पे हंस रही हैं कि जो पाकिस्तान टीम मैच हार गई, तो वो तो बेचारी स्टूडियो में बैठ के हंस रही हैं। पाकिस्तान टीम ग्राउंड में हार रही होती है, बाहर बैठे हुए सारे खिलाड़ी अपने हंस रहे होते हैं। तो हम इस पोजीशन पे आ गए कि अपनी ही हम पे हंसने लगे। लेकिन जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन अभी नहीं आया ना हसनैन, ये तो हम काफी पहले से देख रहे हैं। ये जो डिक्लाइन, हम बांग्लादेश की सीरीज को बात तो ना करें, हम अगर पहले चले जाएं तो हमें तो सभी से हारना शुरू हो गई थी। जो आप लाइन उठा के देखें, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप अमेरिका से हार रहे हैं, अल्लाह आपको 2 मौके दे रहा है, लेकिन आपने कसम खाई है कि हम नहीं जीतेंगे। इंडिया के खिलाफ 48 रन 8 विकेट, हम नहीं जीतेंगे। हमने एक जहन बनाया हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल होगा। हालांकि सीरीज से पहले हमारी हसनैन की जब भी बात हुई, मैंने एक ही बात कही थी कि आप इन्हें चेंज करें। आप अगर अपना बैकअप नहीं बनाएंगे तो आप इस सीरीज में नहीं बनाएंगे तो कहां पर बनाएंगे। नतीजा ये निकला कि हमारे खिलाड़ी यहां पर भी बुरी तरीके से हार गए, और हार का लेवल तो देखें, आपके 448 रन करके हार जाते हैं, आप 26 रन पर 6 आउट करके हार जाते हैं। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? ऐसा लगता है कभी कभी कि यार इनके अपने हाथ में भी कुछ है या नहीं है, ये जो खेल रहे हैं यहाँ पर, या इनके पैर किसी ने बांधे हुए, या डोरियां कहीं और जा रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने बेहतरी लानी है तो रिवैम्प करें और इन सबको चेंज करें। सबको से आपकी क्या मुराद है सर?
देखिए जी, सब में सब आ जाते हैं। जिनको हम समझते हैं ना कि यही हमारे हीरो हैं, गॉडफादर्स। हाँ, इनके बगैर क्रिकेट ही नहीं होगी, उनको सबसे पहले चेंज करें। जिनको आप समझते हैं ना कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको सबसे पहले चेंज करें कि यार आप जरा बाहर बैठे प्लीज जाके, क्योंकि आपने क्रिकेट का ये हाल कर दिया। हमने ड्रेसिंग रूम का हाल क्या कर दिया, एक बैठ के कह रहा होता है कि यार ये देखो, आपस में इतनी जेलसी और इतनी आपस में उनके मामलात हो गए कि वो देख के कह रहा है भाई देखो इसका मुंह देखो कैसा लग रहा है। Yes. आपस में बैठ के जब ऐसी बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे को तंज कर रहे होंगे, यानी बात भी नहीं कर रहे होंगे, और एक दूसरे को देख के कि यार ये लग क्या रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो जहन में। अच्छा तो नसीम साहब, देखिए आपका हमारी यही ये हाल वाकई होगा। सूरत हाल हो चुकी है जहां पे हम लोग खुद, जैसे आपने कहा ना, हम लोग खुद अपनी हालत पे हंस रहे क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये होना है और हम लोग अपनी ही टीम से एक्सपेक्ट नहीं करें। तो अभी मुझे लगता है कि पीसीबी पे अवामी प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने जो भी बात की कि इन सब के सबको भाई उठा के फेंको बाहर, तो ये मुमकिन हो पाएगा, करेंगे ये सब अब, क्योंकि अवामी प्रेशर भी अब तो आएगा भाई। जिस वक्त सर्जरी की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, ये उनके अपने हक में बेहतर होता कि वो ऐसा कर जाते, क्योंकि अगर आपके पास पूरा एक ग्राउंड बन गया था। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने, गो के वो बहुत मसरूफ हैं, वो कोयटा भी होते हैं, वो पेशावर भी होते हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में भी होते हैं, वो FIA के ऑफिस में भी होते हैं, वो आईजी साहब के साथ भी दिखाई देते हैं, सबके साथ दिखाई देते हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी देख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पे जा चुकी है, यहाँ पर एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है ये, और ये शायद उसको खुद ओवर टाइम करना पड़े। ऐसा नहीं होगा कि ये बैठे बैठे मामलात सेटल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने हर वो चीज करके दी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो उनकी जरूरत थी। इवन कि हम शोर किया करते थे, वहाब रियाज को उन्होंने लगाया, वहाब को हटाया। उन्होंने नवेद अकरम चीमा साहब की बात की, उन्होंने वो मैनेजर दे दिया, नवेद अकरम चीमा साहब बैठे हुए देखते रहे, यहाँ पे बांग्लादेश से हार गए 0-0। उन्होंने हर चीज दी, लेकिन शायद वो उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। या उन्होंने, अच्छा नसीम भाई, मुझे प्रिसाइसली ये बताइएगा कि ये बाबर आजम को क्या हो चुका है? वो हमारे रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, बैकबोन समझे जाते थे, लेकिन इस पूरे 4 इनिंग्स में वो 64 रन ही गालबन बना सकें। बाबर के 64 रन, बाबर तो ऐसा लग रहा है कि बाबर का किसी ने पैर बांध दिए। बाबर को इस हाल में जाना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाई 1-2 इनिंग हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 16 इनिंग बाबर का स्टैंडर्ड नहीं है। 16 इनिंग में कोई एक 50 ना हो, 600 से ज्यादा दिन हो जाए, बाबर का कोई 50 ना हो। बाबर तो जिस फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 थे वहां पर भी परफॉर्म नहीं हो रहा बाबर से, ना T20 में हो रहा है, ना बाबर से ODI में हो रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो बाबर ने अब परफॉर्म करना शुरू किया था 2 साल पहले, और फिर उसके बाद एकदम इतना बड़ा डिक्लाइन आ गया। बाबर को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बाबर को जाके फोकस करना डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जरूरी है, अपनी बेसिक्स पे जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि बाबर आजम ये कहें देखिए मैं बहुत नेट करता हूं, मेरी फॉर्म बिल्कुल वैसी है। फॉर्म नेट के ऊपर और मैच के अंदर बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आपका माइंडसेट इस चीज के लिए तैयार होता है कि ये मैच है। तो अभी मैच मुकाबले के लिए बाबर आजम मुझे तैयार दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो बांग्लादेश की सीरीज से पहले कह रहा था कि बाबर को बाहर बिठाए, बाबर को बाहर बिठाए। अगर शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप बाहर बिठा सकते हैं, अगर उनको ड्रॉप किया जा सकता है, तो नसीम साहब आप क्या समझते हैं कि फिर हमारी टीम मैनेजमेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को क्यों इग्नोर करती है? कंसिडर किया जा सकता है ना, बाकी भी तो लोगों को ड्रॉप करें फिर। देखिए इस मैनेजमेंट ने आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान किया था वो खिलाड़ियों के इख्तिलाफात को और ज्यादा हवा दे दी। इस मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा कसूर था, आपको वर्ल्ड T20 में अगर कोई एक न्यूट्रल कप्तान बना के भेज देते जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, आपके पास अहमद वसीम की सूरत में उस वक्त अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया था, ये सब सही हो जाते। लड़ाई क्या है? कप्तानी की लड़ाई है, कप्तानी खत्म तो कोई मसला ही नहीं है। तो मेन चीज लड़ाई जो दिखाई दे रही थी वो कप्तानी की, क़यादत की लड़ाई दिखाई दे रही थी, और वो लड़ाई जो है वो हमने देखी कि उसके असरात बहुत ज्यादा हुए। पहले तो ये एक ही को कप्तान मानते थे, जी बाबर आजम है हमारा लीडर, जी क्या वो क्या बॉबी कर लेगा, जिससे पूछो वो बॉबी कर लेगा। हर आदमी एक डिफरेंट फ्लेवर बना हुआ था। बस वो नसीम भाई कभी बॉब्जी कर लेते, कभी शाहीन शाह अफरीदी कर लेते, कभी शादाब, लेकिन पाकिस्तान का पूरा ही टैलेंट इन्होंने तबाह किया। अनफॉर्चुनेटली स्काइप के मसाइल की वजह से हम ज्यादा आपकी राय नहीं जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम साहब की राय आपने जानी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहां पे आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसकी हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ है और किसी भी एहतसाब से इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं है। इसके अलावा अख्तर मेंगल के हवाले से बात की जाए तो बलोचिस्तान के मसाइल पर कौमी असम्बली में बात ना करने पर असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा वफाक के लिए बुरा शगुन है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शेख साहब, वफाकी वजीर हैं बहरी उमूर के। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले अगर अख्तर मेंगल साहब के मामले पे आपसे राय मांगी जाए, मेंगल साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो अब सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो क्या नून लीग या फिर हुकूमत उनको मनाने के लिए जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मेंगल साहब बड़े अहम रहनुमा हैं और अपनी पार्टी के सरबराह हैं। पिछली असम्बली में भी हमारे साथ थे, 2018 से आगे जो असम्बली थी, और इस असम्बली में भी वो इलेक्ट हुए हैं। तो बात ये है कि अब वो कहते उनकी बलूचिस्तान इस वक्त बड़ा मसाइल हैं, उसका बैठ के हल निकल रहा है, पूरी तवज्जो की जा रही है बलूचिस्तान के मामलात पे। तो अफसर मेंगल साहब ने ये पॉइंट उठाया है, उनको इस्तीफा देने की बजाय देखिए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने तवज्जो दिलाते अपने मामलात पे। तो उनको शेख साहब उन्होंने यही कहा कि हम तवज्जो दिला रहे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हम तवज्जो दिलाने की कोशिश करें, बल्कि बारहा वो तस्करा करते रहे। तो कोई ऐसा पॉइंट तो आया ही होगा ना जहां पे फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब तो मुझे सुना नहीं जा रहा। कल भी अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली में उनको स्पीच ही नहीं करने दी गई है, और पिछली बार भी वो पीटीवी पे जैसे ही वो आए थे तो वो ब्लैकआउट हो गया था। तो वो इस पॉइंट पे पहुंचने तक भी कुछ टाइम लगा, कुछ वाकयात हुए। ये देखिए ना 342 मेंबर हैं, अभी हर मेंबर को हर वक्त तो मौका नहीं मिलता ना बात करने का। ये देखिए असम्बली के बाहर बहुत लोगों ने कोशिश की असम्बली के बाहर रह के, और वो सब नाकाम हो गया। पीटीआई भी जो कि पार्लियामेंट को जैली पार्लियामेंट कहती थी, आज मजबूर हो गई ना कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बात करे। किसी भी पार्टी ने बीच में बाइकाट होते रहे, पीपल पार्टी ने बाइकाट किया इलेक्शनों का, आपने देखा उसका रिजल्ट क्या निकला। जब तक आप सिस्टम में रहेंगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे और कोई ना कोई बात सुनी जाएगी। बार आप समझते हैं कि ये कौन सा आप तरीका है कि आइन के से हट के जब वो मेंबर हैं और एक अहम मेंबर हैं और हम उनको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई मेंबर भी ये समझे कि वो बाहर निकल के बाहर रह के सिस्टम में कोई अहम रोल प्ले कर सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सर वैसे शेख साहब उनके इस्तीफा देने की वजह ही यही थी, उन्होंने यही कहा कि हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के, और मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने वो मसाइल बार बार हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई सुन नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमत की कोई ना कोई गलती जरूर होगी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए हम ये तो नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। मसाइल कहाँ नहीं है? पंजाब में मसाइल नहीं है, मेरे हल्के में क्या मसाइल नहीं है, लोगों के हल्कों में मसाइल नहीं है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जाके इस्तीफा दे दें और फिर कहें कि हमारे मसाइल पर सुना नहीं जा रहा। पाकिस्तान में वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इतने अरसे से पाकिस्तान में कोशिश हो रही है ना, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जिस मुल्क में 10 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, तो क्या मसाइल ये नहीं है? सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त इकोनॉमिक मैटर है, जो कि हमारा सबसे अहम मसला है और जिस पे हम पूरी तवज्जो कर रहे हैं ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा शेख साहब, ये जो इकोनॉमिक मसले की आपने बात की, आपकी मौशी बड़ी ग्रिप है, उस हवाले से हमें बताइएगा कि आईएमएफ ने नई शराइत भी आयद कर दी है। अभी तक उनकी तरफ से $7 अरब आए नहीं है और मुल्की हालात आपके सामने, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो हुकूमत का क्या स्टैंड है? हुकूमत क्या कर रही है? कोई ऐसे कंक्रीट स्टेप्स कर रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? शेख साहब बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई मैं बंद कर रहा हूँ उसको। अच्छा लगाइएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है बात, ये कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसने यहाँ के थ्रेडबेयर बात की, पूरे जो है डिस्कशंस हुई हमारे यहाँ
FBR से और तमाम इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से जो फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक स्टाफ लेवल जो है ना एग्रीमेंट हुआ। अब IMF की जो भी शर्तें हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। वजीर खजाना ने कल भी कहा है कोई भी अगर कोई रह भी गई है उनकी, क्योंकि हम तो देखिए PTI ने क्या किया, PTI ने शर्तें मान के तो फिर पेट्रोलियम की प्राइस जब घटा दी तो IMF की नाराजगी हो गई ना। हम तो किसी भी जो मुआहदे में जो आपस में तय हुआ है उससे हटना नहीं चाहते, और हर सूरत में हम IMF को प्रोग्राम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम IMF के उस $7 बिलियन के कर्जे से के हट के कोई अपने आप को फौरी तौर पे अपनी मुआशी हालात को बेहतर कर लें। तो इसलिए वो तो क्योंकि वो कर्जा देने वाले हैं, उनकी जो भी शर्तें हमने पहले भी उन पर बड़ा गौर किया है, जो कि तकरीबन एग्री हुआ है, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ना। और इंशाल्लाह ये जल्दी आप देखेंगे सितंबर में वजीर खजाना साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सितंबर में ये मुआहदा बिल्कुल हो जाएगा। मैं खुद भी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये दोनों की जरूरत है। IMF भी चाहेगा कि पाकिस्तान को, और आपने देखा रिसेंटली रेटिंग बढ़ी है। लेकिन पंजाब हुकूमत को वो जो 14 रुपए का एक रेटिंग बढ़ी है। जी माजरत के साथ, जो पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सा मामूली सा कोई रिलीफ दिया था आवाम को 14 रुपए से, वो तो खत्म कर दिया जाएगा फिर। पंजाब हुकूमत का देखिए यही अगर कोई उनकी ऐसी बात है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा ना, उसको बैठ के हल किया जाएगा कि पंजाब और किस तरह उसको मीट कर सकता है या क्या सूरत है। देखिए IMF से हमने कोई शराइत पे मुआहदा किया हुआ है और हम उन शराइत की बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर पाबंदी करेंगे। मैं रिसेंटली आपको याद दिला रहा था कि 2 रेटिंग कंपनीज ने हमारी रेटिंग को बेहतर की है, इम्प्रूव की है, और फिंच ने और मूडी ने। तो ये कोई बड़ी अहम बात है। और रिसेंटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इन्फ्लेशन जो है पहली बार 3 साल में सिंगल डिजिट पे आ गया है। तो हमारे रिजर्व्स भी बेहतर हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी अच्छी हो रही है। हम IMF को भी इस बात का अंदाजा है कि तमाम तर बातों को हम तब ही मानेंगे कि सिंगल डिजिट पे हम पहुंच आए, हमारे इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है या जो कुछ भी मामलात होंगे, जब एक आम आदमी या गरीब आदमी को या बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक हमें उसके असरात नजर आएंगे। हमें वो असरात अभी तक नजर नहीं आ रहे। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट उस पर जरूर कुछ ना कुछ कर रही होगी। मुझे साथ ही भी बताइएगा कि सेनेट में एक और बिल मंजूर हुआ कि अगर कोई भी जमात बगैर इजाजत के इस्लामाबाद में धरना करती है या कोई जलसा वगैरह करती है तो 3 साल तक की सजा होगी, और अगर दोबारा उसको करती है तो 10 साल तक की सजा समेत जुर्माना होगी। तो क्या जरूरत पड़ी थी सर ये अभी करने की 8 तारीख के बिल्कुल करीब आके? पहली बात आपने सही कही कि जब आम आदमी को फर्क महसूस करेगा, इस वक्त आम आदमी मुश्किल में है और हम पूरा उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी इंशाल्लाह चंद महीनों में आम आदमी महसूस करेगा कि बेहतरी हुई है। लेकिन कैसे साहब फिर आम आदमी महसूस कब करेगा ना? एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि अगर IMF से कर्जा लेना कोई मसला नहीं है, अमेरिका भी लेता है, इंडिया भी लेता है, चाइना भी लेता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कर्जा लेके उनको फजूल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, उनको कंक्रीट प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जाता है, टेक्सटाइल में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, IT इंडस्ट्रीज में। इसी वजह से तो IMF पीछे हट जाता है ना कि हर दफा आपको स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो कंक्रीट अंदाज में ये $7 अरब हम कहां पे लगाएंगे फिर? जी कंक्रीट अंदाज में ही हमने IMF को पूरा प्रोग्राम दिया है। वो कोई ऐसा नहीं है। कितने महीनों उन्होंने आपस में होमवर्क हमसे किया, हमारे तमाम इदारों से एक हमारी प्लानिंग ली है, खुद हमें दिया है। देखिए वो जितने भी ये पॉलिसी रेट जो है वो भी हम आपके सामने है कि कितना, हालांकि इन्फ्लेशन कम हो गया फिर भी 19.5% आपका मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट है। तो अभी IMF यही चाह रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो, और वो उन्होंने तमाम आपस में पाकिस्तान की और IMF की मुश्तरका जो कि मामलात वो तय हुए तब। और ये कर्जा आप खामखा मीडिया इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये पाकिस्तान के मवाद में नहीं है इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना। हम एक्सप्लॉइट तो सर हम नहीं करते। आप जो मूडीज और जो दीगर रिपोर्ट्स का तस्करा करें, हमने तो वही कहा कि जब तक महंगाई एक आम आदमी की पहुंच है, जो चीज वो 50 रुपए की लेता था जब वो 50 पे लेगा, अभी वो 150 में ले रहा है, तो हम तो तब मानेंगे कि हुकूमत ने वाकई कुछ किया और महंगाई कम हो गई है। साथ ही प्लीज दूसरे सवाल को एड्रेस कीजिएगा सर, टाइम कम है हमारे पास, कि 8 सितंबर के करीब आते ही आप लोगों ने जी सर जरूर जी सर, मैंने कहा कि वो बिल पेश करने की क्या जरूरत पड़ी? कर रहा हूं
कि देखिए इस्लामाबाद एक शहर है, मैं भी दुनिया के बड़े शहरों में जाता हूँ, जिस किस्म का धरने और जिस किस्म के एहतजाज हमारे यहाँ होते हैं ना, दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क में इस किस्म का रिवाज नहीं है। होता है एक डेमॉन्स्ट्रेशन, पुरअमन होते हैं, हमारे यहाँ तो उसको तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है, ये कहीं भी अलाउड नहीं है। और अगर इस्लामाबाद एक शहर आपका है जो कैपिटल है, उसका इम्प्रेशन पूरी दुनिया में पड़ता है। जो हम चाहते हैं कि कोई इलाका तो पुरअमन हो ना, और इजाज़त लेके अगर कोई वक्त, थोड़े वक्त के लिए कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है तो वो जरूर दे, लेकिन अगर कोई धरना देना चाहता है, रोकना चाहता है, एक्टिविटीज को खत्म, तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये खुद भी समझते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स है। तो सर आप लोग अभी जलसा नहीं करने देंगे तहरीक इंसाफ को? पॉलिटिक्स नहीं है सर, अभी 8 सितंबर को जलसा नहीं होने देंगे? नहीं, जलसा नहीं, जलसे की अगर इजाजत उनको मिलेगी तो एक तरीका का इजाजत सर मिल गई थी पहले, जो उसकी अमलदारी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे से सर मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि आपके और जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, क्या कोई बर्फ पिघली है, मुज़ाकरात होंगे, इसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले 9 मई का जो उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, जो इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, और पाक अफवाज पे, हमारे मुल्क के अफवाज पे के तनसीबात पे और शहीदों की जो निशानियां हैं उन पे जब हमले हुए हैं, तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं। तो सर ये अभी साबित नहीं हुआ ना तहरीक इंसाफ ने वो किया है, तो उस पर भी जुडिशल कमीशन बनाने का तो तहरीक इंसाफ कहती है, फिर आप लोग साबित कर दें अगर तहरीक इंसाफ ने किया है और फिर उनको सजा देंगे, माफी वाली क्या बात है? क्या हजारों बंदों ने खुद देखा है, क्या चीज का हम साबित कर दें? क्या आप लोग गवाह नहीं है? पब्लिक हमारी गवाह नहीं है कि पाकिस्तानियों ने वो देखा? वीडियोस नहीं बने हुए सबके सामने? अच्छा सर, अगर फिर एक वाज़ेह चीज, अगर आप तब भी सिंपैथी करेंगे, यानी हमारे अफवाज पे हमला हो गया और लोग हमारे पाकिस्तानी भी फिर भी कहेंगे कि वाज़ेह कर दें और सबूत दें, सर फिर तो सबसे बड़ी ज्यादती ये होगी कि अगर इतने बड़े मुजरिम है तो उनको माफ कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और यहाँ पे हम लोग जा रहे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर कुछ अहम टॉपिक्स होंगे हमारे पास डिस्कशन के लिए। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसने टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया है। हसन इजहार, जिनका ताल्लुक हरीपुर से है, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने मैट्रिक्स पाकिस्तान की बुनियाद रखी और खैबर पख्तूनख्वा की पहली टेक्नोलॉजी समिट का भी कामयाबी से इनेकाद किया। बिल्कुल जी, हसन निसार हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं और इसके साथ ही हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अमाद अली साहब भी, जो कि रैंकिंग ग्रो के इनकी कंपनी है, इसके सीईओ हैं और इनका जो काम है वो बल्कि नहीं, मेरे ख्याल में इनको खुद ही बताना चाहिए कि क्या काम करते हैं। हसन से स्टार्ट करते हैं। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपने मेरा बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अपना दोबारा करवा देता हूँ। मेरा नाम हसन निसार है और मरगज़ारों, कोसारों और दरियाओं की सरजमीन हज़ारा डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ। उसके अंदर भी एक शहर है हरीपुर हज़ारा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स पाकिस्तान बेसिकली, और मैट्रिक्स पाकिस्तान का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा के देहात इलाकों में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 25 इवेंट्स करवा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज भी करवा चुके हैं। और कोशिश यही होती है कि खैबर पख्तूनख्वा के देहात इलाकों में टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। बड़ा हार्ड एरिया है बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा। लोगों के जहनों में ये होता है कि खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे इस तरह का एरिया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को फ़ायदा हो सके। ज़बरदस्त। सोहेब, आपकी तरफ आएंगे, आप भी थोड़ा सा रैंकिंग ग्रो के हवाले से हमें बताइएगा और ये सफ़र कहाँ से आपका शुरू हुआ? बेसिकली रैंकिंग ग्रो एक IT कंपनी है जो कि 3 सेगमेंट जी अमाद बताइएगा। ओके, तो रैंकिंग ग्रो बेसिकली एक IT कंपनी है जो 3 सेगमेंट्स पे काम करती है। हमारी एक IT सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है, उसके अलावा हम डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं और थर्ड हमारा BPO कॉल सेंटर सर्विसेज है।
और हमारा जो हेड ऑफिस है वो हरीपुर के अंदर है। अभी रिसेंटली हमने 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ हरीपुर में सेटअप बनाया, जो ना सिर्फ हज़ारा और बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सेटअप में से एक सेटअप है, जहाँ पे 500 लोग बैठ के काम कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 1000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग सिखाई है, डिजिटल मार्केटिंग की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, SEO की, और उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, UI UX डिज़ाइनिंग और एडवांस कोर्सेज। इनका मकसद ये था कि हम नौजवानों को बेसिकली स्किल ना सिखाएं, उन्हें इस काबिल करें कि वो डॉलर्स कमा सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हसन, आपकी तरफ आती हूँ। एक तो जितना आपका भारी भरकम नाम है हसन निसार, उतना ही भारी भरकम आपका काम भी है। ये जो आप काम करते हैं, जो जैसे आपने बताया समिट्स कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं, अब ये सेमिनार्स वगैरह आप लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं? उसमें क्या मेंटोर्स होते हैं, फिर उसके ज़रिए या कोई प्रैक्टिसेस वगैरह करा के आवाम को, जो यूथ है बल्कि, उसको पर्टिकुलरली स्किल्स सिखाते हैं आप लोग? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली हम जितने भी समिट्स वगैरह करते हैं या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, उसके अंदर हम नेशनली और इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं जिनका डीप नॉलेज होता है एजुकेशन के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर हम टेक्नोलॉजी का इवेंट करवाते हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे लोग हम लोग पाकिस्तान से और बाहर से लोग बुला रहे होते हैं। तो ये जितने भी लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक ही जगह पे वो जमा होके जो हमारी यूथ होती है उनको एम्पावर करते हैं, उसका वर्कशॉप्स देते हैं साथ साथ, और बाकी डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं जिससे यूथ को फ़ायदा हो सके। और उसके अलावा ये नहीं कि हम सिर्फ वर्कशॉप्स करवाते हैं, वहाँ पे हम जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी लेके जाते हैं। जो कंपनी हम अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वाला, तो उससे हम ये करते हैं कि आपने 2-3 जॉब्स वहाँ पे देनी है ताकि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। अच्छा, एक सवाल है पहले आपसे भी और फिर अमाद से भी चाहूँगा उसको एड्रेस कीजिएगा कि वाई हरीपुर या फिर अंडर प्रिविलेज एरिया? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि शहरों में भी काम करते हैं, लेकिन हरीपुर में ही क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा देखें, हम हरीपुर में सिर्फ काम तो नहीं करते, खैबर पख्तूनख्वा के स्टार्ट हरीपुर से, और वो है भी हरीपुर से, तो फिर आपने स्टार्ट वहीं से लिया जहाँ से आपका अपना मट्टी की मोहब्बत में माशूक तसरुन है, अपने घर की मोहब्बत। यही मैं हमारा सबसे पहला जो इवेंट था वो हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा के अंदर था, जब हमने खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा इवेंट किया। क्योंकि देखें ये मेरा ख्वाब था, और मेरा ख्वाब यही था कि मैंने अपने एरियाज़ को ऊपर लेके जाना है, एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि दुनिया एक दफ़ा देखे। तो फिर मैंने अपने शहरों से स्टार्ट किया। फिर अभी अपने जब शहरों से स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एरियाज़ के अंदर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये है कि इंशाल्लाह बहुत। टीम कितनी बड़ी है आपकी? टीम हमारे साथ वॉलंटियर सारे लोग हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 800-900 लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। लोग। और एक मज़े की बात बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा की जो मानसरा के अंदर 2022 के अंदर जो हमने इवेंट किया था, वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट था। दुनिया की टॉप जो कंपनीज है, वर्ल्ड टॉप टायर्स जो कंपनीज थे, उनके स्पीकर्स भी आए हैं, और उन कंपनी ने वहाँ पे आके एक्सिबिट भी किया है। ऑलमोस्ट 20+ हमने वहाँ जॉब्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 25 मैंने मेंशन किया था, हमने कर लिए। अभी हमारे एक इवेंट हो रहा है दीर के अंदर। दीर खैबर पख्तूनख्वा का अंडर प्रिविलेज एरिया ही है जो कंसिडर किया जाता है, और हम वहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा यूथ समिट कर रहे हैं। इसको आप कुमराट ले जाइए? कुमराट भी लेके जाएंगे, वहाँ भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम दीर से कर रहे हैं। फिर अपर दीर है, लोअर दीर के अंदर ही आता है, फिर अपर दीर है। फिर अपर दीर के अंदर वो इवेंट करेंगे। तो वो आपके एक मिनिस्टर साहब हैं, आयुब खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने कीन है कि उनका डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है, इतना कीन है कि वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान इस तरह के इवेंट्स करवाएं। हमें भी सुन के बड़ा अच्छा लगा हसन कि हमारी हुकूमतें खास तौर पे देखिए, मैंने पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट जो कि IT सेक्टर को अपने नौजवान को प्रमोट करे, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स। अच्छा, आप गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक और गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम करते हैं? गवर्नमेंट हमें खुद कहती है कि आप इवेंट्स करें, गवर्नमेंट हमें फोर्सली भी कहती है आप इवेंट करें, खैबर पख्तूनख्वा को प्रमोट करें, दुनिया को सॉफ्ट इमेज दिखाएं। और हम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, और अभी 25 इवेंट्स हो चुके हैं, और सारे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ हमने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उनके मिनिस्टर्स को भी क्रेडिट जाता है, उनके डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जितना काम हमारे साथ मिलकर किया है, तो ऑब्वियसली इतनी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, इतने बड़े इवेंट्स हुए हैं, दुनिया की बड़ी कंपनीज आई हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा की यूथ को अल्टीमेटली फायदा हो रहा है। अमाद, आपसे भी यही सवाल है जो मैंने हरीपुर के रिलेटेड इनसे किया था, क्योंकि गांव के हवाले से या दूर दराज के हवाले से ये एक परसेप्शन है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती। आपको ये फेस करना पड़ता है या फिर इजी है? इस तरह से था, मैंने स्टार्ट रावलपिंडी से लिया था ना, तो यहीं पे मैंने पहला ऑफिस सेटअप किया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं रावलपिंडी में तो ऑफिस बना लूँगा,
लेकिन जो मेरा एम था कि हम अपने एरिया के लिए कुछ करें, तो मैंने वापस जाके हरीपुर में एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट लिया। और जो आपने क्वेश्चन किया है उसका ये था कि देखें रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में जो बड़े सिटीज़ हैं इनमें तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हरीपुर में कोई इस तरह की आईटी कंपनी नहीं थी। तो मैंने पहली आईटी कंपनी की बुनियाद रखी। उसका इम्पैक्ट ये गया कि अभी हमने जो 500 लोगों का सेटअप बनाया, उसकी वजह से छोटी छोटी कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई। हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखेंगे आप कि हरीपुर के अंदर हज़ारों आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और डिजिटल कंपनीज आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह। Very good. अच्छा हसन, जो आप अपने इवेंट का बता रहे थे अभी जो होने जा रहा है, आई थिंक दीर में होने दीर जा के अंदर हम लोग रहा है, होने जा वो क्या इवेंट होगा? उसमें जो हमारे इस वक्त नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो से अगर मुस्तफीद होना चाहें तो किस तरह हो सकते हैं? उसका मकसद क्या होगा? उसके अंदर हम जो इतने भी एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं वो एआई के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के very nice. एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा हमारी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। अच्छा। तो वो भी वहाँ पे टॉक करेंगे और हम प्रॉपर वर्कशॉप्स वहाँ पे करवा रहे हैं। दीर के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा का यूथ समिट होगा। गवर्नमेंट हमें बैक कर रही है और उसके अंदर हम ऐसा एकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिससे यूथ को डीपली फ़ायदा हो। ये नहीं है कि टॉक करके स्पीकर्स चले जाएं और इस तरह की चीज़ें हो जाएं, नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होंगी और ट्रेनिंग्स के बाद जॉब्स भी हम लोग वहाँ पे जो है वो उस जितनी भी कंपनीज होंगी। और एनरोल कैसे हो सकता है कोई उसमें? एनरोल कैसे हो सकते हैं? हमारी वेबसाइट है metrix.pk, METRIS.pk, तो उस पे विजिट करें। metrix.pk, METRIX.pk। तो यहाँ पे जी नाज़रीन आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इनके जो इवेंट है उसके लिए आप खुद को एनरोल करवा और सकते स्किल डेवलपमेंट पे किस तरह काम कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट भी ऐसी है कि हमने इन अंडर प्रिविलेज एरियाज के अंदर जाके वर्कशॉप्स करवा रहे हैं प्रॉपरली। 30 डेज की होती है, 7 डेज की होती है। अच्छा, proper। इतने दिन की होती है? जी जी हमारी हो रही है, और लेकिन वो ट्रेनर्स, मेंटोर, स्पीकर्स वो सब वहीं पे होते हैं वो तो आपके पास? प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया है यस आपने। यस 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 एग्जैक्टली। देखिए खैबर पख्तूनख्वा जैसे इन्होंने एक बड़े मजे का अहमद भाई ने जो है वो एक पॉइंट किया कि पेशावर ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर डेली इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो एरिया जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे आवाम को डीपली फ़ायदा हो। ऑलरेडी मेंशन भी किया है, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कुछ अरसे बाद, अभी टाइम लगेगा, एकदम तो हम हर चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन आपको खैबर पख्तूनख्वा इन सब रीजन से अच्छा मिलेगा, बहुत बेहतर मिलेगा। आईटी में आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे, आईटी के नौजवान आपकी वर्ल्ड टॉप कंपनीज के अंदर वो लोग उसके अंदर होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, That's the vision, that's the vision। अच्छा अहमद, आप बताइएगा कि आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह की इस वक्त हसन निसार बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हम भी इस तरह की एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो पहले इशू ये होता था, हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इनवाइट करती थी, हम वहाँ पे जाते थे, लेक्चर्स देते थे। जी। हाँ। तो और हम ये इशू फेस करते थे कि बच्चों को कुछ स्किल्स नहीं आती। तो हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत कर लेते हैं कि नौजवानों को कुछ भी नहीं आता, हमारी जो यूथ है इनको एजुकेशन तो आती है, स्किल्स नहीं आती। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया है कि क्या हमने किसी को कुछ सिखाया है? हाँ। हम किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि नौजवानों को नहीं आती? तो फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। अच्छा। तो हमने उसमें फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने ऑन पे 100 150 लोगों का बैच निकालते हैं। 2 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होती है और उसमें ये होता है कि हम 2 मंथ्स प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उसके बाद जो बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं हम उन्हें अपने पास भी जॉब देते हैं और हमारी जो पार्टनर कंपनीज है जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं हम वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट आप करवाते जो हैं। ये फ्री में ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हैं उसके लिए कैसे एनरोल कर सकते हैं हमारे उसके लिए ये है कि हमारी वेबसाइट है rankinggrow.com पे जाके और हमारे rankinggrow.com यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हमारा अभी 3rd बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी रिसेंटली हमने 2nd बैच कंप्लीट किया, 150 इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग करवाई है। उन्हीं में से हम बच्चों को जॉब भी देंगे और हमारा उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मकसद है वो ये है कि हम बच्चों को इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे लेके जाएं, वो बच्चों को स्किल सिखाएं ताकि वो अमेरिका अगर की, वो दुनिया कनाडा के किसी भी कोने में जाते हैं सो दे कैन परफॉर्म देयर वेल। Exactly. और इसमें ये है कि देखिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे स्टूडेंट यहाँ से बैठ के रिमोटली उन कंपनी के साथ काम कर सकते हैं और वहाँ से डॉलर पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। चलें जी, बहुत Thank शुक्रिया you जी very आपका much. हमें ज्वाइन करने के हसन, लिए। आपका भी हसन शुक्रिया। निसार साहब कहना पड़ेगा आपको आपके इसमें- नाम की वजह से। जी। इसमें एक चीज़ की मैंने जरूर। वाटरफॉल डिस्कवरी की थी, 8 वाटरफॉल्स अच्छा। जो कि जब वैली हरीपुर के मकाम पे हैं। शायद ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जगह पे 8 आबशारें होंगी, कहीं पे दुनिया में बहुत कम है एक जगह पे 8 आबशारें।
जिसको पूरी वो दुनिया ने discovery एक्नॉलेज किया, आपने तो मैं की। चाहता हूँ लोग वहाँ पे विजिट करें और एक्सप्लोर करें नई चीज़ें। आप प्लान कीजिए चलें हम जी, ताकि please, उनको हम- टीवी की जिन्नत बनाएं। बिल्कुल, चले जी, ज़रूर, बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत हसन में शुक्रिया। ज्वाइन करने के लिए। Thank you. अमाद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी हसन और अमाद की, जो वेबसाइट से मैं एक बार रिपीट करती चलो, metrics.pk, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, और दूसरी है rankinggrow.com, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। इनके जो भी इवेंट्स वगैरह हैं या जिस तरह की भी स्किल्स और जो इवेंट्स करवा रहे होते हैं उसके लिए यहाँ पे शामिल करने लगे। एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू शो। अब एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक और मुतासिर करने वाली स्टोरी है, और ये स्टोरी जब मैंने सुनी देखी तो मैं भी हैरान रह गया। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो हिम्मत और अज़मत की एक मिसाल है, और वो देख तो नहीं सकती लेकिन पढ़ ज़रूर सकती हैं। और जी हाँ, वो नाबीना हैं लेकिन उन्होंने मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो शायद देखने वाले भी कभी नहीं हासिल कर सकते। आई एम सर्टेन कि हम Exactly. लोग जो देखने वाले हसनैन, हम लोग नहीं कर बड़ी पाए। मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट नहीं कॉलेज कर में पाए। इस्लामियात की लेक्चरार के तौर पर काम कर रही हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान में। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इकरा मुनीर साहिबा। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको देख के बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ मैं इस वक्त, और आप पे फख्र है हमें, और आप हमारे लिए भी, और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। सो बीइंग दैट, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी जब मेरी पैदाइश हुई थी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्टडी वगैरह का हमारे लिए, जी। खास तौर पर हमारे लिए। तो मेरे फादर की यहाँ पे जॉब है, वो उनकी मेहनत है, उन्होंने वो स्कूल ढूंढा। मतलब मैंने मैट्रिक तक स्पेशल स्कूल से पढ़ा है, जो जबरदस्त। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का स्कूल होता है, मैंने वहाँ से मैट्रिक तक वहाँ से तालीम हासिल की है। अच्छा। तो ये उनकी एफर्ट है, उन्होंने स्कूल ढूंढा, फिर वो हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए। स्पेशली मेरी वजह से वो सब पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आए थे। तो मेरी मदर का घर के अंदर कंट्रीब्यूशन है, और बाहर के मामलात में जो है वो यानी स्कूलिंग, और फिर असातिज़ा जो आपके स्कूलिंग में, मतलब सारी यूनिवर्सिटी लेवल तक फादर का तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ही है। उसके बाद मेरे असातिज़ा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आपके असातिज़ा और फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। यानी पेरेंट्स तो आपको स्कूल कॉलेज तक छोड़ आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक, लेकिन आगे अंदर के वो अंदर तो नहीं जा सकते ना उसके। तो अंदर के मामलात को भी हैंडल करने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी दिए, और बहुत अच्छे असातिज़ा भी। यहाँ पर मेरे खास 2 फ्रेंड्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन भी है। एक मरियम अली हैं और एक आयशा अबू बकर हैं। क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी समझा। जी, अच्छा, तो इकरा, जी बिल्कुल, मतलब आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ माशरती तौर पे अगर हम देखें तो कोई किसी को भी किसी किस्म के कोई जिस्मानी माजूरी है या कोई मसला है तो हम लोग उनको सोसाइटी में थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। तो हम सबको एज अ सोसाइटी मिल के ही काम करना चाहिए, अच्छे दोस्तों की शक्ल में, अच्छे रिश्तेदारों की शक्ल में, तभी ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। इकरा, ये भी मुझे बताइएगा, जैसा इन्होंने सवाल किया निमरा ने, कि किसी भी इंसान में कोई कमजोरी होती है ना, उसको बस वो सामने रख के तो घर बैठ जाता है। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया, स्पेशली आपके वालिद साहब को सलाम, आपकी वालिदा को सलाम, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी हिम्मत को सलाम देना पड़ेगा। क्या इंस्पिरेशन थी कि जिसकी वजह से आप घर नहीं रुकी, आपने कहा नहीं मैंने पढ़ना है, और उसके बाद आपने इतने हाई लेवल अचीव किए? 17th ग्रेड तक पहुंच गई भाई, माशाल्लाह। इंस्पिरेशन सर देखें, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, जैसे हम कोरोना की मिसाल ले लेते हैं। तो कोरोना आया था तो हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे ना, हमने उसकी वैक्सीनेशन तैयार की ताकि उसके असरात को कम कर सकें हम। तो इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आ जाती है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, बल्कि उसका हल ढूंढते हैं कि इसके साथ हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। तो जब मैं गई, मैं लोगों से मिली, मैंने देखा लोग बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर हैं, मतलब मेरे जैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर हैं, मतलब प्रोफेसर्स भी हैं, 20 ग्रेड में भी हैं। तो मैं जब लेक्चरार्स को देखती थी तो मेरा बड़ा दिल करता था कि जहाँ पे ये खड़े होते हैं, एक दिन मैंने अपने फ्रेंड से कहा भी था, अपनी फ्रेंड से, कि एक दिन आएगा जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, मैं भी कहीं पे खड़ी होंगी यहाँ पे, इसी जगह पर। तो मुझे लोगों को देखकर इंस्पिरेशन मिलती थी, और मैं फिर इसीलिए
फिर मेरा तालीमी शौक बढ़ता गया और मैंने फिर आगे आगे Very मुख्तलिफ good. मनाजिल को तय और कर ये लिया। मनाजिल तय करना आई एम श्योर कि ये आसान नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ ना कुछ Hell मुश्किलात भी, difficult. बल्कि हम एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आपके लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किलात आई होंगी। अगर आप वो मुश्किलात हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कुछ से सबक हासिल कर सकें। अच्छा, उसमें ये होता है ना कि सबसे पहले तो आप जो है ना यही सोचते हैं ना कि सरवाइव कैसे करना है इस सोसाइटी के अंदर, तो उसमें आप थोड़ा सा परेशान तो होते हैं। जी बेशक। लेकिन जब आप एक इल्म जो है ना वो इंसान को जो है वो खुद मुख्तार भी बना देता है, और तो उसमें मुश्किलात थोड़ी बहुत आती तो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेल राइटिंग है, उसमें मैट्रिक तक बुक्स होती थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद तो नॉर्मल बच्चों के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले ये इशू होता था कि बुक्स मैं क्या करूंगी बुक्स का। ओके। तो फिर एक एनजीओ है यहाँ पे, वो PFFB के नाम से, उन लोगों ने जो है वो वो ना कोर्स रिकॉर्ड करके देते थे। ठीक, अच्छा। सारा सिलेबस पंजाब मास्टर्स तक का सिलेबस उनके पास है। तो FA और BA में तो मैंने उनसे वो रिकॉर्डिंग ली। जब मैं मास्टर्स में गई यूनिवर्सिटी में तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि वो डेली बेसिस पे नोट्स देते थे। अब वहां पे मुझे ये इशू हुआ कि मैंने नोट्स को अब मैं कैसे पढ़ूंगी, मतलब जाहिर है। तो फिर मैंने अपनी एक और फ्रेंड थी, उससे मैंने पूछा, वो भी ब्लाइंड थी, उसने कहा कि तुम कंप्यूटर लो और स्कैनर लो, और ये वाले नोट्स जो है वो स्कैनर में स्कैन करो, और ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी और लैपटॉप्स में भी, ये उनके जरिए तुम पढ़ लो। तो वहां से फिर मुझे फिर मैंने वो थोड़ी सी मुझे उस टाइम परेशानी हुई थी कि ये कैसे मैं नोट्स पढ़ूंगी, तो डेली बेसिस पे देते हैं। तो फिर मैंने वो अब्बू ने मेरे अरेंज किया कंप्यूटर और स्कैनर, तो फिर मैंने वो जो Where there's a will, there's a way. एग्जैक्टली। अच्छा इकरा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जॉब किसी वैसे हमारे जैसे बंदे को भी मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपको ये मिली, ये मैं समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो वो कब मिली, किस तरह मिली, क्या कुछ कोशिशों से मिली, उसकी भी स्टोरी हमें बताइएगा। मेरी जॉब 2023 में हुई है। अच्छा, Okay, recently okay. हो जी गया। रिसेंटली हुई है। उस वक्त मेरा PhD भी स्टार्ट हुई थी उसी वक्त, फर्स्ट अच्छा। सेमेस्टर था। तो जॉब इस तरह हुई कि बस ऐसे ही जॉब्स आई, PPSC में हूँ मैं, PPSC के थ्रू हुई है ना। जी अच्छा। जी। तो जॉब्स आई, मैंने पहली बार अप्लाई किया था और टेस्ट में टाइम भी कम था, यानी 3 साल तैयारी करनी पड़ती है इसकी, मेरे पास सिर्फ 12 दिन थे। तो वो अल्लाह का एहसान है, मैंने पहली दफ़ा ही उसको टेस्ट दिया उसका मैंने, और वो फर्स्ट टाइम ही जो है मेरी जॉब हो गई। उसमें वो 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से मतलब लेने थे आप मार्क्स, उसमें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी सी होती है। तो मैंने वो टेस्ट दिया, तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा ही मेरी जॉब हो गई। अरे माशाल्लाह। लेकिन आपने एक लेक्चरर बनने के बारे में क्यों सोचा, कुछ और भी बन सकती थी? वो तो फिर अपना अपना पैशन होता है ना। आपको ये बनने का शौक था? जी। And you wanted to like actually educate people. जी, मेरा ये था कि जो मेरे जैसे लोग हैं और जो और लोग हैं उनको मैं ये बताऊं कि आप मतलब डिफरेंट तरह की उसमें है ना, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। मैंने ये बताना है आप लोगों के तवज्जुद से कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हम जाया हो जाएंगे। अल्लाह ने कोई शक हमें नहीं। जमीन पे अपना नाइब बनाया, तो जाहिर है हमारे आने का कोई मकसद भी है यहाँ पर। तो वो मकसद हम इल्म से जानेंगे ना कि वो क्या है हमारा। कोई शक नहीं। तो इल्म हासिल करेंगे तो हम माशरे के काबिल एहतराम शहरी भी बनेंगे। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो लोग जिनके मेरे जैसे बच्चे हैं, कि वो लोग पढ़ाएं। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अपने बच्चों को पीछे मत समझे, कि पीछे उनमें मत समझे, बल्कि उनको जो है वो ये जो आजमाइश है ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनका हमसे हिसाब भी लिया जाएगा। तो ये शुक्र है कि एक चीज नहीं है तो हम उसके हिसाब किताब से भी तो बच जाएंगे ना, बेशक, कि हम बेशक, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी कोई नेमत है तो हम अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो एक ये चीज तो नहीं है, आसानी उस होगी पे आखिरत शुक्र के अदा लिए। करनी चाहिए, अगले वक्त के लिए भी आसानी होगी अगले हमारे वक्त के लिए ज्यादा आसानी। बहुत खूबसूरत अच्छा, बात ये की आपने। बताइएगा कि आप जो अब लेक्चर्स देती हैं तो इसकी प्रिपरेशन किस तरह होती है और वो डिलीवर किस तरह करती है? लाजमी बात है आपकी जो बच्चे होंगे वो तो सारे ही जो है वो सुन भी सकते हैं, वो किताबें जी, भी जी। होंगी उनकी, तो उस प्रोसेस के हवाले से वो बताइएगा। उसमें ये है कि मैं वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इस सब्जेक्ट में PhD है, तो मुझे वो उसके हो रही है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि नॉलेज आपका इंक्रीज होता रहता है, आप पढ़ते रहते हैं। दूसरा मेरा ये भी है, मैं वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हूँ मोबाइल पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट।
वाओ। तो मुझे नहीं, मैं जाती हूँ तो बुक्स वगैरह मैं उनकी बंद करवा देती हूँ सारी। जो मेरा अपना नॉलेज होता है वो मैं उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिलीवर करती हूँ, और वो बच्चे मुझसे इंस्पायर होते हैं तो मुझे तंग भी नहीं करते। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। फेवरेट टीचर है और उनकी। फ्यूचर जी। गोल्स के हवाले से बताइएगा जल्दी से। फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना है, Very उसके good. बाद मेरा पोस्ट डॉक का भी इरादा है। इंशाल्लाह, तो, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि वो मैं करूं, तो मेरा यही है कि मजीद मैंने आगे जाना है। भाई आप खुद good. पोस्ट डॉक के लिए जा रही हैं, और हमारे जो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि वो आपसे किस तरह इंस्पिरेशन, आप ऑब्वियसली उनके लिए हैं, लेकिन मैसेज क्या होगा आपका? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा हौसला था तो हमने आपको देख लिया, हमारा हौसला माशाल्लाह। वापस बहाल हो गया। माशाल्लाह। तो मैं नौजवान नस्ल को ये कहूंगी कि इल्म हासिल करना, ये तो हदीस भी है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो उनको चाहिए कि वो इल्म हासिल करें। उससे इंसान के अंदर उसकी तबीयत में ठहराव और खुद मुख्तारी और एक नजरिया उसका बनता है, तो आप इल्म से ही जो है वो दुनिया को फतह भी कर सकते हैं। बेशक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अस्मा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे लिए एजाज है कि आप आई और अपना वक्त हमें दिया। नाज़रीन, अस्मा की गुफ्तगू आपने सुनी, एंड श्योरली शी इज एन इंस्पिरेशन। सॉरी इकरा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने देखते रहना सुबह की सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं कैसे विजनरी एंटरप्रेन्योर से। सुहेब अहमद इनका नाम है, इन्होंने नेटकॉम्स कायम किया, इनकी कंपनी का नाम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन पर मबनी लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इनका मकसद तालीम को हर शख्स तक रसाई फराहम करना है, चाहे अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। सुहेब जो हैं वो अपनी क़यादत में नेटकॉम्स न सिर्फ तालीम को आसान और काबिल रसाई बनाता है, बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना उसको भी जोड़े रखता है, और जो लोग हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो हम लोग ग्लोबल विलेज में ही रहते हैं, तो ये जो लोगों की कनेक्टिविटी है इसको कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी महारतें भी फराहम करते हैं। तो कहाँ पे हैं जी सुहेब? बिल्कुल, सुहेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे हैं। बहुत सुहेब, करीब बैठे। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बताइए, आप तो मुझे एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे लगते हैं, इतनी छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो 2020 में ही शुरू हो गई थी। एंड आई स्टार्टेड बैक लाइक जब मेरे पास सिर्फ फ़ोन था, एंड मैंने यूट्यूब पे अपनी ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की रिलेटेड टू IT, रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, एंड मुझे वहाँ पे लगा कि ई-कॉमर्स इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कि जिसको बूम मिल रहा है पाकिस्तान में। इवन उस टाइम कोरोना भी था, एंड बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसेस उस टाइम बन रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट जंप इन दिस फील्ड एंड लेट्स सी कि 1-2 साल में क्या बनता है। तो ये जर्नी का था मेरा शॉर्ट सा, और 2021 में मुझे फर्स्ट अपने क्लाइंट मिले, ठीक है, वहाँ से वो मुझे $900 की, उनके साथ मैंने जॉब कंप्लीट की, एंड देन इसी तरह से जर्नी चलती रही, एंड देन मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। लेकिन ये मुझे लगता है निम्रा, इन्होंने गलत फील्ड चूज कर लिया है। रिसर्च पूरी की है, इनको एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए था, मॉडलिंग की तरफ जाना चाहिए था, किधर चले गए? बस एंटरप्रेन्योरशिप का वो कहते हैं कि कीड़ा नशा था। एक। हाँ, अच्छा, जो भी कहो ठीक तो। हो गया। अच्छा, ये नेटकॉम्स के बारे में बताइएगा, क्या है ये किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे काम करते हैं आप? बेसिकली नेटकॉम्स पाकिस्तान की फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अच्छा। एंड इट इज़ बेसिकली ये हम लोगों ने इसलिए बनाई बिकॉज मैं वाकेंड में पहले होता था, एंड वहाँ पे हर पर्सन अप्रॉक्स 1,50,000 पे कर सकता है फॉर द कोर्सेज, और कोई भी पार्ट टाइम में अगर वो चीज़ लर्न करना चाहे। एंड देन व्हेन आई केम बैक इन फतेह जंग, तो वहाँ पर हर बंदा पे नहीं कर सकता था, और ऐसे बहुत से इलाके हैं कि लोग पे नहीं कर पाते फॉर द कोर्सेज। एंड देन वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट मेक अ प्लेटफॉर्म, और इन फ्यूचर व्हाई नॉट मेक अ मार्केट प्लेस कि जो पूरी दुनिया में हर बच्चे को लाइव ऑनलाइन लर्निंग पर बेस्ड एजुकेशन दे और मॉडर्न डिजिटल स्किल्स पे बेस्ड हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट लॉन्च अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कि एक स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन बाय करेगा, एंड बिलिंग सिस्टम पे वो मल्टीपल कोर्सेज को लर्न कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ नेटफ्लिक्स, यू कैन से,
कि आप वन टाइम बिलिंग करते हो एंड वहाँ पे बहुत सी मूवीज होती हैं, आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो आपकी जो कंपनी की सब्सक्रिप्शन है या जो भी आपका नेटकॉम्स की, वो सब्सक्रिप्शन एक बार खरीदते हैं एंड देन दे कैन लर्न व्हाट एवर कोर्सेज दे वांट टू एग्जैक्टली। ठीक। अभी 16 प्लस मॉडर्न डिजिटल कोर्सेज हम लोगों ने लिस्ट कर दिए हैं, जिसमें आईटी को लेकर, मार्केटिंग की कैटेगरीज को लेकर और भी डिफरेंट निश हैं, तो स्टूडेंट्स जाकर कंप्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एवरीथिंग इज लाइव ऑनलाइन, कि इंस्ट्रक्टर आकर खुद पढ़ाएगा जूम के सेशन में, एंड इट इज कम्प्लीटली, एंड वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द LMS आल्सो, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी लाइव पर बेस्ड होगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। और सब्सक्रिप्शन कैसे कोई ले सकता है? जस्ट उसने गूगल पे जाके सर्च करना है www.netcoms.org। ठीक और हो ये गया, ये subscription वेबसाइट एक ही चला दफा भी होगी देते या हैं। ये पर मंथ सर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा? 1500 रुपीज जस्ट नहीं, पर मंथ रिन्यू पर मंथ। यप। पर हाँ, मंथ, जैसे ठीक है। नेटफ्लिक्स के भी तकरीबन इतना कितना ही Exactly. होता है, Yes, तो yes, आपको सस्ता हो गया इसकी थोड़ा सा। सब्सक्रिप्शन लेने हम के भी लिए इंशाल्लाह 1% के करेंगे, लिए। हम भी इंशाल्लाह करेंगे, वी आर प्लानिंग। अच्छा, ये बताइएगा जो इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, ये अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं या आप खुद भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे? बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स हम लोग पूरे पाकिस्तान से, एंड वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 ईयर्स कि हम लोग यूके में लॉन्च करें, हम लोग बहरीन में लॉन्च करें, एज वेल एज हम लोग दुबई में भी अपनी इस मार्केट को इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ लाइव ऑनलाइन लर्निंग एंड स्टूडेंट्स वांट टू लर्न एवरीथिंग लाइव ऑनलाइन, ओके, एंड रिकॉर्डेड से लोग अब पक चुके हैं, जो सच्ची बात है, एंड उन्हें मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिलती है लाइव, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेजेस थी। वी फाइंड दैट गैप एंड हम लोगों ने वहाँ पे जंप किया, एंड हम लोग इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, एंड वी होप कि इंस्ट्रक्टर्स हमें इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर ज्वाइन करेंगे, एज वेल एज अभी पूरे पाकिस्तान से हमें वो लोग ही ज्वाइन करें जो कि खुद कामयाब है। तो जबरदस्त। सोहेब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मॉडर्न डिजिटल एजुकेशन सिस्टम मैं इसको कहूँगी, ये कैसे हमारा जो एक रिवायती तालीम हासिल करने का या तालीम देने का अंदाज़ है, उससे ये कैसे मुख्तलिफ है और कैसे बेहतर है? बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल, आप एक सब्जेक्ट में इनरोल करते हैं एंड आप उसी के हवाले से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, एज वेल एज आप अगर पार्ट टाइम में कोई स्किल लर्न करते हैं तो आप वन टाइम में वही स्किल सीख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम लर्निंग वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो मुझे सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही आएगी। इफ़ आई वांट टू हंट द क्लाइंट, तो मुझे क्लाइंट हंटिंग सेपरेटली कोर्स करना पड़ेगा, सेपरेटली आई हैव टू लर्न दैट स्किल। तो ये बहुत चीज़ें लिंक होती हैं, तो हम लोगों ने उन सबको मर्ज कर दिया अंडर वन सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एवरीथिंग इज मॉडर्न एंड डिजिटल। इंस्ट्रक्टर्स खुद वो हैं जो कि एक्सपर्ट है, जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, एंड वो सब प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इवन अगर मैं एक आपके सामने केस रखूं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि कोर्सेज में हम लोग ई-कॉमर्स का अगर बिजनेस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर रहे हैं या इंटरनेशनली इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन दुबई, तो हम लोग दुबई में लाइव लॉन्च उनके सामने करके दिखाते हैं। अच्छा, कि दिस इज द प्रोसेस, हाउ टू रिसर्च द प्रोडक्ट, हाउ टू हंट द प्रोडक्ट, एंड देन हाउ यू लिस्ट द प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे करते हो एंड बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करते हो। सो इट्स अ कंप्लीट जर्नी। जो स्टूडेंट हर बार की सब्सक्रिप्शन लेता रहता है वो हमारे साथ लॉन्ग और टर्म ये बताइएगा कि जैसे आप टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा रहे हैं और एक ट्रेडिशनल वेज से उनको आप पीछे रख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आप प्रमोट कर रहे हैं, हर्डल्स भी होती हैं इसमें? क्योंकि आवाम की तरफ से तो बड़ी हर्डल है ना कि सारी ज़िंदगी आपने ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी जाके पढ़ा, स्कूल जाके पढ़ा, कॉलेज जाके पढ़ा, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। सर बेसिकली हर बंदा इन स्किल्स को अफोर्ड नहीं कर पाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल। हर बंदा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ नहीं पाता, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट स्मार्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो सबको अंडर वन ब्रांड कह सकते हैं, मार्केट प्लेस कह सकते हैं, वहाँ पर ला रहे हैं कि नेटकॉम्स में आके वो स्मार्ट लोग भी सीख सकते हैं, और वो लोग जो स्मार्ट हैं लेकिन उनके पास इनकम नहीं है घर में, या वो हाई एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकते उन कोर्सेज के या उन एजुकेशन के, तो हम लोगों ने उनको अंडर वन मार्केट प्लेस किया। एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि हाउ के हम लोग किस तरह से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं इसी स्किल्स में। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि हम लोग और स्किल्स भी लॉन्च करें। लाइक हमारा ये भी दिल है कि जैसे मॉडर्न स्किल्स और आ रही हैं CSS में, बल्कि CSS नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, हम उनके भी इंस्ट्रक्टर्स को हायर करें, हम हर कैटेगरी में जाएं ताकि हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। आपके पास सब टीचर्स, अब मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को कहूँ कि अब आप ये प्लान कर रहे हैं कि सारे टीचर्स हर शोबे से मुतालिक आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो ये बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगा मजीद डाइवर्सिटी के साथ। बेसिकली किसी बच्चे ने भी टीचर को पे नहीं करना, टीचर्स को पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए पे करेंगे, व्हिच ओनली इज 1500 रुपीस। जस्ट हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, एंड ये हम ट्रस्ट इंशाल्लाह उनका विन करेंगे, इन फ्यूचर भी करेंगे,
एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सपेंड आप तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे लाखों की फीस है, आप 1500 में सारा काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपका विजन मुझे बता रहा है तो काइंड ऑफ एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है नेटकॉम। इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, या एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, एड टेक कंपनी हम लोग कह सकते हैं, बट वी आर प्लानिंग के इंशाल्लाह हम लोग एक न्यू इंडस्ट्री, एक न्यू मार्केट प्लेस बनाएंगे। लाइक यू कैन से कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, लेकिन हम इंशाल्लाह उनसे बेहतर होंगे बिकॉज वी आर लाइव ऑनलाइन लर्निंग बेस्ड एंड हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। एंड हम लोग अभी भी डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, तकरीबन 6 महीने हम लोगों ने R&D में ही सिर्फ वर्क किया। गुड, R&D की पूरी रिसर्च टीम रखी है आपने, अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो भाई यहाँ पे हर चीज़ पे ही लगती है। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह अभी तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट है, एंड वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह 2 to 3 years में हम लोग इंटरनेशनली इसको लेके जाएंगे एज अ मार्केट प्लेस, एंड वहाँ पे हम लोग डिफरेंट और निश को एक्सप्लोर करेंगे और कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड इंशाल्लाह ये एक पूरी मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे आके कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक कंप्लीट जर्नी को कर सकता है। एक IT वाला वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सीखे, फुल स्टैक भी सीखे अगर वो सीखना चाहता है, साथ में वो क्लाइंट हंटिंग भी सीखे अगर वो सीखना चाहता है, एंड अगर उसका पर्पस है हाउ टू अर्न मनी तो वो भी कैटेगरी इंशाल्लाह हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह मतलब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट आया आपके पास, उसने आपसे कोर्स कर लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, तो उसका कोई सर्टिफिकेट होता है, और जो आप सर्टिफिकेट देते हैं वो मार्केट में कितना ज़्यादा रिलायबल है? बेसिकली जो कि यहाँ पर एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई सर्टिफिकेट के लिए फेक चीजें सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, डिग्रीज, डिप्लोमा, इवन ये भी इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, जैसे यूडेमीज हो गए, कोर्सेरा हो गए, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, एंड हम लोगों ने भी सर्टिफिकेट अभी प्रोवाइड किया है, एंड वी आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट लाइक इस तरह के इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करें एंड हम लोग खुद की बेस को इम्प्रूव करें। तो आजकल मेरा ये मानना है कि सर्टिफिकेट्स के लिए इवन मैंने अपनी लाइफ में कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। आई लर्न द स्किल, आई स्किप। अगर इफ इट सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी खैर आपके पास स्किल तो है ना। नो बेसिकली हाँ ये है, बिकॉज यू हैव अ स्किल यू कैन प्रूव एनी पर्सन। तो मैंने कभी उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में। मेरे घर में जाएंगे आपको हाँ अवार्ड्स मिलेंगे, प्राइजेस नजर आएंगे, लेकिन मैं सर्टिफिकेट एक भी नजर नहीं आया। अच्छा, बिकॉज सर्टिफिकेट अगर इफ यू वांट टू सी कि मुझ में क्या है तो मुझसे पूछो, मैं आपको आंसर रवायती करता हूं। जो हथकंडे हैं, रवायती तालीम है, उससे बिल्कुल जी एग्जैक्टली, बट हम लोग ये सर्टिफिकेट देंगे इंशाल्लाह, इसमें और काम करेंगे। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो सब्सक्रिप्शंस का आपने जिक्र किया, तो कितने अर्सा पहले आपने नेटकॉम स्टार्ट किया था, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट की थी, और राइट नाउ कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके पास मौजूद है? बेसिकली इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू टच लाइक 7,000 सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ, राइट। एंड हमारा जो 6 months पास्ट अगर मैं जाऊं तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को भी 6 months ही हुए। अच्छा, ये डेवलपमेंट में था, ये अभी लॉन्च के प्रोसेस में, एंड वी आर प्लानिंग टू टच 7,000 पीपल। हम लोग कश्मीर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर थिंग्स लाइक। ठीक है। अच्छा, जूम का बताया आपने कि आपके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह, मेंटोर्स, टीचर्स, स्पीकर्स वगैरह जो हैं वो आपके जूम के थ्रू गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को या सब्सक्राइबर्स को, तो वो कितना डेली बेसिस पे कितना वक्त का सेशन होता है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज टाइमिंग जो होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, एंड वन मोर थिंग कि जो पर सेशन होगा उसका टाइम 40 minutes to 1 hour होता है एवरेज। अच्छा, so ये भी हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्टर है जिसकी अपनी भी कोई टाइमिंग होती है, तो वो आपको एक लेक्चर या एक सब्जेक्ट रिकॉर्ड करके दे दे, वो आप पोर्टल में या जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे डाल दें, जो भी स्टूडेंट आए देखता जाए और निकलता जाए। सर बेसिकली अभी हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस को भी लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं। हाँ अभी नहीं है, बिकॉज वी आर लाइव ऑनलाइन लर्निंग बेस्ड, दिस इज आवर आइडेंटिटी राइट नाउ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ये मेरे ख्याल में अक्सर लोगों के जहन में ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्कैम होती हैं और वो लोग फ़ौरन पीछे भाग जाते हैं, आपको कोई इतनी आसानी से वो लोग आपके हाथ में नहीं आते। तो अभी अगर कोई यूज़र, आपको तो चले उनको पता चल गया कि भाई ये एक रिलायबल सोर्स है, हम यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक आम यूज़र के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, या उसको पता चल जाए कि भाई ये स्कैम नहीं है, यहाँ पर मुझे एक्चुअली जाके मैं कोई कोर्स सीख सकता हूँ? बेसिकली यही चीज़ें हैं, दैट्स वाई वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, विद अ लॉट ऑफ एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि हम लोगों को नज़र आए एंड वी विन द ट्रस्ट, बिकॉज हमारी सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल है, हमने ज़िंदगी आसान कर दी है स्टूडेंट्स की, जो सच्ची बात है, एंड हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं मार्केट में। अभी हम लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे तो लोगों ने इवन अप्लाई करना शुरू कर दिया था।
तो यहाँ से ट्रस्ट होता है, एंड ट्रस्ट ऑन द मॉडल, ट्रस्ट ऑन द बिजनेस, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो निम्रा ने सवाल किया ना कि बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में Scammers उस बहुत जगह है पे ना। जा ही नहीं रहे होते जहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती है, उसको एड्रेस करने के लिए भी कोई प्लान है आपके पास? कोई बैक एंड पे तो चल रहा हो यार, आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपने किस तरह करवानी है? बेसिकली किसी ने भी अपना बिजनेस कार्ड, डेबिट कार्ड अटैच ही नहीं करना। हाँ। ओके, जस्ट उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, ठीक है, एंड पहले उससे पहले वो हमारे डेमो सेशंस लाइव लेंगे, वो वहाँ से अपना ट्रस्ट को विन करेंगे। तो डेमो सेशंस लेने के बाद वो अपने इंस्ट्रक्टर से भी बात करेंगे, हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ से वो सिंपल जाके ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के जितने भी स्कैमर्स हैं, पाकिस्तान में आए भी, पाकिस्तान से गए भी, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस ही लाइक वो एक कोर्स का लेते थे 50,000 रुपीज, एंड वी आर जस्ट चार्जिंग 1500। कितना जाएगा? सिर्फ एक दिन का मतलब खाना ही जाएगा ना यार, मैं पे कर दूंगा वापस। ठीक हो गया। तो मतलब कि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे आपकी तरफ। बिल्कुल, चले ठीक इवन है। पिज्जा आपको 1500 रुपीज का मिलता है। ओह ये तो है। बहुत शुक्रिया आपका सोएब हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अच्छा नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। ब्रेकिंग न्यूज़ है कुछ हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत जो है वो कुछ देर के बाद होने जा रही है अडयाला में। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज जो हैं नासिर जावेद राना वो करेंगे। इसमें बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ज़हीर अब्बास चौधरी, उसके अलावा उस्मान गुल और दीगर कमरा अदालत में पेश होंगे। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे। ये समाअत होने जा रही है, आज अहम समाअत है। ठीक हो गया। इसी हवाले अनवर से हमारे अब्बासी साथ अनवार अब्बासी हमारे मौजूद हैं। रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अनवार, बताइएगा समाअत के हवाले से अभी क्या माहौल है? देखिए, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत कुछ ही देर में अडयाला जेल में होगी। अडयाला जेल में जो एहतसाब अदालत के जज हैं इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं, और वकलाए सफाई भी इस वक्त गेट नंबर 5 पर मौजूद है। कुछ ही देर में वकलाए सफाई भी कमरा अदालत में पहुंचेंगे, बाकायदा तौर पर केस की समाअत होगी। केस की जो समाअत है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। इसके अलावा हर समाअत पे बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला जो हैं ज़हीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल और दीगर कमरा अदालत में पेश होते हैं, और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के हमरा कमरा अदालत में पेश होते हैं। गुज़श्ता 3 समाअतों से जो उमैर नदीम है, जो तफ्तीशी अफसर थे नैब के, उन पर जो जेरा थी वकलाए सफाई की जानिब से वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जुज़वी जेरा हुई थी, वो 35वें गवाह थे जिन पर जेरा की जानी थी, जो मुकम्मल नहीं हो सकी, जुज़वी हुई थी आखिरी समाअत पे थी। और इसके बाद चूंकि मुख्तलिफ जो दरखास्तें दी गई थी वकलाए सफाई की जानिब से, और आज उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जो गवाहान हैं उन पर जरा मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद फिर केस आगे बढ़ेगा और फिर इसके बाद इमरान खान के और बुशरा बीबी के 342 के बयान भी रिकॉर्ड किए जाने हैं। लेकिन आज जो है जो 35वां गवाह है उमैर नदीम, उस पर जरा मुकम्मल की जाएगी। इमरान खान साहब तो अपने बयान की तैयारी मुकम्मल करके आएंगे अनवार, राइट? देखिए, गुज़श्ता जिस आपने देखा था कि साइफर केस में भी यही हुआ था कि 342 का बयान का जब कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये मालूम है कि क्या होना है। उन्होंने जाकर बगैर उजलत के वो वहां पे साइन किए थे और उस्मान के देखकर कहा था मुझे पता था कि फैसला यही होना है। तो यकीनन आज तो 342 का बयान नहीं होगा, आज सिर्फ जेरा होगी और उसके बाद चलें जेरा मुकम्मल कर ली जाएगी। अनवार, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और देखे से क्या आता है और कल डिटेल में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो कि आप सबको पसंद आई होगी। आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।